एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। ये पार्ट 1 जो है अक्टूबर मंथ का, ये हम आज कवर करेंगे। जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपके लिए लेके आऊंगी और तीनों पार्टों में हम कंप्लीट करेंगे अपना अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट क्लास, कंप्लीट वीडियो। ठीक है, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा विद क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट। और लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद आप लोग नीचे दिए गए लिंक से कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2 मिलेगा एंड पार्ट 3 मिलेगा। ठीक है, और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ का, जिसमें हमने मई से अक्टूबर तक की सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर करी हैं, ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। ये वीडियो आ चुका है, चैनल पे अवेलेबल है। टॉपिक वाइज कवर किया है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सारे बैंक एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी बैंक एग्जाम अपने देने जा रहे हैं तो आपके सारे बैंक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है लास्ट 6 मंथ का, मई से अक्टूबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो। टॉपिक वाइज रहेगा, 11 टॉपिक के साथ कवर किए हैं, जिसमें हमने आरबीआई न्यूज अलग की है, बैंकिंग न्यूज की है, इंश्योरेंस न्यूज की है, अपॉइंटमेंट्स है, जीडीपी प्रेडिक्शन एक्सेट्रा, पूरे 11 टॉपिक के साथ है। और पीडीएफ अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग परचेस कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ। और एक बार बता दूं, जैसा आप लोगों को क्लास में वीडियो में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। ठीक है, और जल्दी लास्ट 6 मंथ का मई से अक्टूबर तक का मैं आरबीआई सर्कुलर आपके लिए लेके आऊंगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। अक्टूबर मंथ का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। According to a report by the World Bank, the percentage growth of bank credit in India in the first 3 months of the fiscal year 23-24 has reached. पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले 3 महीनों में भारत में बैंक ऋण की प्रतिशत वृद्धि कहां पहुंच गई है? वो है 15.8%। कितना पहुंच गया है ये? 15.8% पहुंच गया है। India has one of the fastest growing major economies in the fiscal year 2022-23 with a growth rate of 7.2% despite facing significant global challenges. ठीक है, India's economy resilience as per the World Bank is supported by several factors including robust domestic demand, substantial public infrastructure investment and a strengthening financial sector. The World Bank notes that the bank credit growth in India has increased to 15.8% in the first quarter of the fiscal year 23-24. The World Bank predicts the global challenges are likely to persist and potentially intensify due to factors such as the high global interest rates, geopolitical conflicts and subdued global demand. सेम जो आपको कंटेंट आपको दिया गया है, यही कंटेंट आपको यहाँ पर पॉइंट्स के साथ हिंदी में दिया गया है। जो आगे यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया गया है, सेम कंटेंट हिंदी में है। वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। कंटेंट जरूर पढ़ना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन काफी डीप में पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में, और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैक एग्जाम्स हुए हैं, कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आए हैं मेरे दिए गए। तो कंटेंट आपने लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, जैसे सुटेबल है वैसे पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करके भी सेम कंटेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी सेम कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो जैसे आपको सुटेबल है वैसे पढ़ना है, मिस नहीं करना है एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म और अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which bank partnered with the Central Board of Secondary Education यानी कि CBSE to intimate the सीखो पैसे की भाषा प्रोग्राम। ठीक है, सीखो पैसे की भाषा, PAISE है यहाँ पर। ठीक है, पैसे की भाषा प्रोग्राम। तो सीखो पैसे की भाषा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस बैंक ने सीबीएसई के साथ भागीदारी की है? तो वो की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड in a collaboration with the CBSE has launched the सीखो पैसों की भाषा Investor Education and Awareness Initiative to improve financial literacy by conducting an extensive series of education and awareness program aimed to empowering teachers across India. Kotak Mutual Fund's objective is to engage with over 75,000 CBSE teachers through this
initiative with a particular focus on empowering female educators constituting 50% of the total participants। बोला गया है इसमें कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने सीबीएसई के सहयोग से सीखो पैसे की भाषा निवेश शिक्षा की जागरूकता पहल शुरू की है। पूरे भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला आयोजित करके वित्तीय साक्षरता में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। कोटक म्यूचुअल फंड का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से 75,000 से अधिक सीबीएसई शिक्षकों के साथ जुड़ना है, जिसमें महिला शिक्षकों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कुल प्रतिभागियों का कितना है, लगभग 50% है। ठीक है। Kotak Mahindra Asset Management Company Limited ने collaboration with the CBSE has launched सीखो पैसों की भाषा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव। बात करेंगे हम कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, तो स्टैब्लिश 1985, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और ग्रुप के प्रेसिडेंट और एमडी कौन है, नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI launches data quality index for commercial and microfinance segments. How many companies registered so far? तो RBI ने कॉमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस क्षेत्रों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया है। अब तक कितनी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 4, 4 कंपनियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। RBI directed credit information companies to establish a common data quality index for both commercial and microfinance segment. RBI mandated the CIC should provide the DQI for commercial and microfinance segment to all credit institutions by March 31st, 2024. तो बोला गया है कि RBI ने क्रेडिट सूचना कंपनियों और वाणिज्यिक और माइक्रो फाइनेंस दोनों सेक्टर्स के लिए एक सामान्य डेटा गुणवत्ता सूचकांक स्थापित करने का निर्देश दिया है। RBI ने आदेश दिया कि CIC को 31 मार्च 2024 तक सभी क्रेडिट संस्थानों और वाणिज्यिक और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के लिए DQI प्रदान करना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग सेम कंटेंट आपको दिया गया है, क्वेश्चन से रिलेटेड, ऊपर इंग्लिश में सेम कंटेंट है, नीचे हिंदी में। वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके ये कंटेंट आपने पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप मिस करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी रह जाएगी और क्वेश्चन अगर डीप में आ गया तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, स्कोर अच्छा करने के लिए एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The RBI has reported that so far in March 2023 there has been a total of 16.39 crore e-rupees in circulation. What kind of note had rupees 1.16 crore in circulation? RBI ने बताया कि मार्च 2023 में अब तक कुल 16.39 करोड़ ई-रुपये प्रचलन में रहे हैं। 1.16 करोड़ रुपए किस तरह के नोट चलन में थे, ये पूछा गया है। तो 200 रुपये। ठीक है, ₹200 इज द right answer. Reserve Bank of India Handbook of Statistics of the Indian Economy for Financial Year 2023 indicates that the CBDC Central Bank Digital Currency, also known as the e-rupee, was in circulation with a total worth of rupees 16.39 crore. Out of the total e-rupee circulation, rupees 10.69 crore constituted wholesale CBDC, while rupees 5.70 crore comprised retail CBDC. Among different denomination, rupees 500 CBDC notes had the highest circulation at rupees 2.71 crore, followed closely by rupees 200 notes at rupees 1.16 crore. बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर RBI की सांख्यिकी की हैंडबुक इंगित करती है कि CBDC, जिसे ई-रुपया भी कहा जाता है, कुल 16.39 करोड़ रुपए के साथ प्रचलन में थी। कुल ई-रुपया सर्कुलेशन में 10.69 करोड़ रुपए में थोक CBDC शामिल है, जबकि 5.70 करोड़ रुपए में खुदरा CBDC शामिल है। विभिन्न मूल्य वर्गों में 500 रुपए के CBDC नोटों का प्रचलन सबसे अधिक 2.71 करोड़ रुपए था। इसके बाद 200 रुपए के नोटों का 1.16 करोड़ रुपए था। Other denominations range from 50 paise to rupees 100, accounting for circulation percentage between rupees 0.01 and 0.83 करोड़।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि SBI लॉन्चेस डिजिटल NRE एंड NRO अकाउंट ओपनिंग थ्रू योनो ऐप। दिस सर्विस हैज बीन क्रिएटेड फॉर NTB पर्पस। व्हाट डज N स्टैंड फॉर इन NTB? तो SBI ने योनो ऐप के माध्यम से डिजिटल NRE और NRO खाता खोलने की शुरुआत की है। यह सेवा NTB उद्देश्य के लिए बनाई गई है। NTB में N का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो NTB में N का क्या मतलब होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगा NTB का? NTB का फुल फॉर्म है न्यू टू बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर N का मतलब है न्यू। ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल फैसिलिटी फॉर NRI फॉर एफर्टलेसली ओपन NRE एंड NRO अकाउंट्स बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट्स थ्रू इट्स मोबाइल ऐप योनो। ठीक है, SBI ने अनिवासी भारतीय यानी कि NRI के लिए अपने मोबाइल के माध्यम से NRE और NRO खाते, बचत और चालू खाते दोनों आसानी से खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू की है, योनो ऐप। ठीक है, दिस सर्विस इज डिजाइन फॉर द NTB। NTB मतलब न्यू टू बैंक, फुल फॉर्म में याद कर लीजिएगा NTB का, न्यू टू बैंक। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, न्यू टू बैंक इज द फुल फॉर्म ऑफ NTB। ओके, new to bank customer, providing them with ease and efficiency in the account opening process. With the launch of this digital service, NRI can open their NRE NRO account from the comfort of their homes, eliminating the need for an in-person visit to India. बोला क्या गया है इसमें बोला गया है कि यह सेवा NTB या बैंक में नए ग्राहकों के लिए डिजाइन की गई है, जो उन्हें खाता खोलने की प्रक्रिया में आसानी और दक्षता प्रदान करती है। इस डिजिटल सेवा के लॉन्च के साथ NRI अपने घर बैठे ही अपने NRI NRO खाते खोल सकते हैं, जिससे भारत में व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉर Q3 ऑफ द करंट फिस्कल ईयर 2020-23 द गवर्नमेंट मेंटेन्स अनचेंज्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ मोस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम। हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स? पूछा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए सरकार ने अधिकांश छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की अपरिवर्तित बनाए रखा है। लघु बचत योजनाओं में कितने उपकरण होते हैं? 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, द गवर्नमेंट एम्स टू इश्यू सिक्योरिटीज, क्या बोला गया है? द गवर्नमेंट एम्स टू इश्यू सिक्योरिटीज वर्थ मोर देन रुपीज 4.71 लाख करोड़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग दिस फिस्कल एज अ सोर्स टू ब्रिज द फिस्कल डेफिशिएट। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 इट वाज अराउंड रुपीज 4.39 लाख करोड़। द स्मॉल सेविंग स्कीम बास्केट कंप्राइज 12 इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक Provident Fund, Kisan Vikas Patra and Sukanya Samriddhi Scheme. The government resets the interest rate at the beginning of every quarter. ठीक है, सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को पाटने के स्रोत के रूप में इस वित्तीय वर्ष में छोटी बचत के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिभूतियां जारी करना है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए यह लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपए था। लघु बचत योजनाओं की टोकरी में कितना है? 12 उपकरण शामिल हैं, जैसा बोला गया है। द स्मॉल सेविंग स्कीम बास्केट कंप्राइज 12 इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द NSC, PPF, KVP एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? TCS is growing its partnership with the Standard Bank Group Africa for security settlement operations. How many market can the platform be used currently? तो TCS सुरक्षा निपटान कार्यों के लिए स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रही है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कितने बाजारों में किया जा सकता है? 7 is the right answer. The exact size and tenure of the deal were not disclosed to the public. SBG operates the largest custody network in sub-Saharan Africa with $635 billion in assets under the custody and administration. The bank sought to upgrade its existing platform and leverage emerging technologies to further streamline its custody and settlement processes and have all its critical business operations running in the cloud by 2026. ठीक है,
TCS BANCS Global Securities Platform to enable real-time settlement reporting and a high-performance services. The platform has been deployed in 7 markets including South Africa and other will be implemented by March 2024. ठीक है, जो आपको कंटेंट दिया गया है ये सारा कंटेंट इंग्लिश में है, सेम इसका आपको हिंदी में मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये सारे पॉइंट्स हिंदी में देख सकते हैं। बात करेंगे about the Standard Bank Group Limited, founded in 15th of October 1862, हेडक्वार्टर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका और इसके सीईओ हैं सिम तशाबालाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, The Motilal Oswal Mutual Fund has launched India's first Nifty 500 exchange-traded fund. The open-ended scheme has a minimum investment of how much in rupee? तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है। ओपन एंडेड योजना में न्यूनतम निवेश कितना रुपया है, तो वो है 500 रुपीज। कितना है, 500 रुपये। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हैज इंट्रोड्यूस्ड India's first Nifty 500 ETF, an open-ended scheme designed to replicate the performance of the Nifty 500 Total Return Index. This new fund offer is now open for subscription. Afterward, it will reopen for continuous sale and purchases within 5 business days from the allotment date. Primary objective क्या है इसका? To deliver returns before accounting for expenses mirror the total returns of the security represented in the Nifty 500 Total Return Index. While considering tracking error minimum investment, investor can participate in the scheme with a minimum investment of rupees 500 per plan option with the flexibility to invest in multiples of rupees 1. ठीक है, इसका सेम आपको समझने के लिए हिंदी में भी दिए गए हैं ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank encourages borrowers to make their monthly payment by providing them with a pack of chocolate? तो कौन सा बैंक उधारकर्ताओं को चॉकलेट का एक पैकेट प्रदान करके मासिक भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करता है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Strategy to encourage timely repayment from retail borrowers. It involves gifting a pack of chocolates to borrowers who are at risk of defaulting on their monthly installments. SBI has observed that borrowers planning to default often avoid reminder calls from the bank. To address this, the bank has decided to visit such borrowers at their homes unannounced and offer them chocolates as a gesture. The primary objective of this approach is to improve collections, particularly in the context of the growing level of retail lending in the financial system and increasing delinquency levels, which are exacerbated by rising interest rates. बोला गया है कि खुदरा उधारकर्ताओं से समय पर पुनर्भुगतान प्रोत्साहित करने की रणनीति, उसमें उधारकर्ताओं को चॉकलेट का एक पैकेट उपहार में देना शामिल है जिनकी मासिक किस्तें चुकाने में चूक या उनका थोड़ा डर है। कौन सा बैंक दे रहा है ये सब दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई की बात करेंगे, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, 4 एमडीज बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट बॉक्स करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Infosys Finacle selected by Guaranty Trust Bank for multinational online banking transformation. Where did the first hometown operations take place? बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन बैंकिंग परिवर्तन के लिए गारंटी ट्रस्ट बैंक द्वारा इन्फोसिस फिनेकल का चयन किया गया है। पहला होम टाउन ऑपरेशन कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो है नाइजीरिया। राइट आंसर क्या है इसका? नाइजीरिया इज द राइट आंसर। इन्फोसिस फिनेकल पार्ट ऑफ एजवर्ब सिस्टम, होली ओन सब्सिडियरी ऑफ इन्फोसिस एंड नाइजीरिया गारंटी ट्रस्ट बैंक जीटी बैंक। ठीक है, द बैंकिंग सब्सिडियरी ऑफ गारंटी ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी प्लेस अनाउंस द गारंटी ट्रस्ट बैंक हैज सेलेक्टेड द Finacle Digital Banking suite for its multi-country digital transformation program.
GT Bank decision to select Finacle was influenced by the solution suite strong track record and comprehensive capabilities across retail, wealth and corporate banking. The bank will achieve a comprehensive transformation of its business across its home operation in Nigeria. ठीक है, इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एजवर्ब सिस्टम का हिस्सा इन्फोसिस फिनिकल और नाइजीरिया के गारंटी ट्रस्ट बैंक गारंटी ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी पीएलसी की बैंकिंग सहायक कंपनी ने घोषणा की कि गारंटी ट्रस्ट बैंक ने अपने मल्टी के फिनिकल डिजिटल बैंकिंग सूट का चयन किया है। देश डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम फिनिकल को चुनने का जीटी बैंक का निर्णय समाधान सूट के साथ मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और खुदरा धन और कॉर्पोरेट बैंकिंग में व्यापक क्षमताओं से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which Basel committee RBI is introducing new prudential regulation for all India financial institutions यानी कि AIFI। किस बैसल समिति के तहत आरबीआई ने एआईएफआई के लिए नए विवेकपूर्ण विनियमन पेश कर रहा है? तो वो है बैसल थर्ड। बैसल नॉर्म्स पढ़े थे ना आपने? नहीं पढ़े थे तो आपने पढ़ने थे, मैंने आपको शायद पढ़ाए थे स्टैटिक बैंकिंग में। RBI has introduced a new prudential regulations through the RBI Prudential Regulation on Basel III Capital Framework, Exposure Norm, Significant Investment Classification, Valuation and Operations of Investment Portfolio Norms and Resource Rising Norms for All India Financial Institution Directions 2023. These regulations are designed to govern the operation of 5 prominent All India Financial Institutions. बोला क्या गया है इसमें कि ये नियम 5 प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान एआईएफआई के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आरबीआई बैसल थर्ड पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश वर्गीकरण, मूल्यांकन, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के संचालन और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन के माध्यम से एआईएफआई दिशा निर्देश 2023 से नए विवेकपूर्ण नियम पेश किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी years will NABARD issue India's first AAA rated INR social bonds with rupees 1040 करोड़ यानी कि 1040 करोड़। तो नाबार्ड ने 1040 करोड़ रुपए मूल्य का भारत का पहला AAA रेटेड INR सामाजिक बॉन्ड कितने वर्षों में जारी किया है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 years। ठीक है, ऑप्शन सी 5 years इज द राइट आंसर। NABARD has issued India's first ever AAA rated India's rupee denominated social bonds. The total value of these bonds is rupees 1040.50 crore with a coupon rate of 7.63 basal issue size. The base issue size for these social bonds was 1000 crore rupees with an option to retain over subscription up to rupees 2000 crore, making the total issue size potentially up to rupees 3000 crore। क्या मतलब है इस बात का, क्या बताया गया है इसमें? तो इसमें बोला गया है कि इन बॉन्डों का कुल मूल्य है 1040.50 करोड़ है। ठीक है, कूपन दर जो है वो 7.63% के साथ है। आधार निर्गम आकार, इन सामाजिक बॉन्डों के लिए आधार निर्गम आकार 1000 करोड़ रुपए था, यानी कि द बेस इशू साइज। ठीक है, थोड़ा हिंदी टफ हो तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिसमें 2000 करोड़ रुपए तक का ओवर सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प था, जिससे ये बन गया। कुल जो है निर्गम आकार संभावित रूप जो है 3000 करोड़ रुपए तक है, यानी कि द टोटल इशू साइज पोटेंशियली अप टू रुपीज 3000 करोड़। सेम कंटेंट आप देख सकते हैं। नाबार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये आपने जरूर देखना है। आपको पता होगा कि फाउंडेड इन जुलाई 1982। डेट आप मुझे बताइए। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, केवी साची इसके चेयरपर्सन है। The NABARD is an apex regulatory body for overall regulation of regional rural banks and apex cooperative banks in India. It is under the jurisdictions of the Ministry of Finance, Government of India. It was established on the recommendation of Sivaram Committee by Act 61 1981 of Parliament. ठीक है, ये important points है regarding the NABARD. ठीक है, next question.
RBI approves 9.7% stake acquisition by International Finance Corporation in Federal Bank. How much percentage of stake IFC is holding at present? क्या बोला गया है? बोला गया है कि RBI ने फेडरल बैंक में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा 9.7% हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी है। वर्तमान में IFC के पास कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो वो है 1.34%। कितना है? 1.34% इज द right answer. RBI has granted its approval to the IFC for acquiring a 9.7% stake in a federal bank. ठीक है, RBI ने फेडरल बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए IFC को अपनी मंजूरी दे दी है। सेम कंटेंट इसके रिगार्डिंग थोड़ा डीप में आप लोग पढ़ सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते नहीं, आपने पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर DICGC, ठीक है, किसके अंदर? DICGC। क्या फुल फॉर्म होता है DICGC का? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC। एवरी डिपॉजिटर हैज द राइट टू क्लेम डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू हाउ मच लाख रुपीज। तो पूछा गया है कि DICGC के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को कितने लाख रुपए तक के जमा बीमा का दावा करने का अधिकार है? वो है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक आर एलिजिबल फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड बाय द DICGC। ईच डिपॉजिटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट ऑफ अप टू ₹5 लाख। क्या बोला गया है इसमें कि बैंक के जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा प्रदान किए गए जमा बीमा कवरेज के लिए पात्र है। प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा सबमिटेड बाय द बैंक, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स, स्पेसिफिकली 99.92% are entitled to receive the full amount of their deposit from DICGC. DICGC has already disbursed rupees 16.27 crore of the total insured deposits based on the willingness received from the concerned depositors of the bank. Next question, which bank launches a doorstep gold loan facility named Swarna Bandhu in collaboration with साही बंधु? तो किस बैंक ने साही बंधु के सहयोग से स्वर्ण बंधु नामक डोर स्टेप गोल्ड लोन सुविधा शुरू की है? तो वो की है कर्नाटक बैंक ने। ठीक है, कर्नाटका बैंक ने की है। बोला गया है कि कर्नाटका बैंक हैज पार्टनर्ड विद द साही बंधु an aggregator platform for gold loans backed by the Manipal Group to launch doorstep gold loan facility named KBL स्वर्ण बंधु। यानी कि कर्नाटक बैंक ने KBL स्वर्ण बंधु नामक डोर स्टेप गोल्ड लोन सुविधा शुरू करने के लिए मणिपल समूह द्वारा समर्थित स्वर्ण ऋण के लिए एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म साही बंधु के साथ साझेदारी की है। The key features of this initiative is the provisions of a doorstep gold loan facility. This means that customers can avail of gold loan services from the bank without having to visit a physical branch. The bank's representatives will visit the customer's location to facilitate the gold loan process. तो gold loan प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक के प्रतिनिधि ग्राहक के स्थान पर जाएंगे। इस पहल की प्रमुख विशेषता दरवाजे पर स्वर्ण ऋण यानी कि गोल्ड लोन सुविधा का प्रावधान है। इसका मतलब है कि कस्टमर किसी भी फिजिकल ब्रांच में गए बिना बैंक से गोल्ड लोन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कर्नाटका बैंक established in 18th of February 1924, headquarter Mangalore, कर्नाटका। MDCU है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the RBI has given to go ahead for the merger of the two banks are कौन-कौन से बैंक हैं? वो साहेबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। विच स्टेट आर दे लोकेटेड इन? महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ के हैं ये? नाम से समझ में आ रहा है महाराष्ट्र के हैं ये। ठीक है, RBI has approved the scheme of amalgamation of the Sahib-Rao Deshmukh Cooperative Bank, which is located in Mumbai, Maharashtra, with the Cosmos Cooperative Bank Limited based in Pune, Maharashtra. The approval for this amalgamation is granted by the RBI accordance with its power conferred under subsection of Section 44A of our Banking Regulation Act
1949 and in conjunction with section 56 of the same act। बोला गया है कि आरबीआई ने साहेब राव देशमुख सहकारी बैंक को, जो कि मुंबई बेस्ड है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है, कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। इस सम्मेलन की मंजूरी आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 44A की उपधारा के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार और उसी अधिनियम की धारा 56 के संयोजन में दी गई है। Next question. RBI sets a WMA full form Ways and Means Advances limit at rupees 50,000 crore for the government for S2 of financial year 24 for overdrafts beyond the WMA limit and interest rate of how much percent above the रेपो रेट इज अप्लाइड। तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए सरकार के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अर्थोपाय अग्रिम सीमा निर्धारित की है। डब्ल्यूएमए सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट के लिए रेपो दर से कितने प्रतिशत अधिक ब्याज दर लागू होती है? वो है 2%। कितना? 2%। The Reserve Bank of India has set the limit for WMA for the government for the second half of the financial year 23-24 at rupees 50,000 crore. The RBI initiated the issuance of market loans when the government utilizes 75% of the WMA limit। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? HDFC Securities Limit has launched HDFC Sky, which is one-stop shop for discount broking. How much does HDFC Sky cost per flat rate? तो HDFC Securities Limited ने HDFC Sky लॉन्च किया है, जो डिस्काउंट ब्रोकिंग के लिए वन स्टॉप शॉप है। HDFC Sky की प्रति फ्लैट दर कितनी है? तो वो है ₹20। कितना? 20 रुपये। HDFC Securities Limited has introduced a discount broking all-in-one mobile app called HDFC Sky। क्या कहेंगे इसको? HDFC Sky। HDFC Securities Limited ने HDFC Sky नाम से एक डिस्काउंट ब्रोकिंग ऑल-इन-वन मोबाइल ऐप पेश किया है। ठीक है, द ऐप इज डिजाइन टू कैटर टू इन्वेस्टर एंड ट्रेडर ऑफ ऑल एक्सपीरियंस लेवल्स, एमिंग टू प्रोवाइड अ सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल लुकिंग टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अचीव देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, HDFC Sky adopts a simple and uniform pricing structure with a flat rate of ₹20 for both intraday and delivery trade across various market segments। ठीक है, HDFC Sky एक सरल और समान मूल्य निर्धारण संरचना को अपनाता है, जिसमें विभिन्न बाजार क्षेत्रों में इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ट्रेडों के लिए 20 रुपये की एक समान दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many states and union territories had the most transactions at physical point of sale for Worldline India in 2022? 2022 में वर्ल्डलाइन इंडिया के लिए बिक्री की भौतिक बिंदुओं पर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लेन देन हुआ है? 10 is the right answer। ठीक है, क्या बोला गया है? वर्ल्डलाइन, अ ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज, हैज रिलीज्ड इन It's India's digital payment report for the first half of 2023, January to June, offering insights into significant trends in the digital payment landscape. The report highlights the continued success of the UPI and expects it to maintain its dominance in the Indian डिजिटल पेमेंट स्पेस। बोला गया है कि भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रणी वर्ल्डलाइन ने 2023 की पहली छमाही के लिए अपनी भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट जारी की है, जो डिजिटल भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण रुझानों की जानकारी प्रदान करती है। रिपोर्ट यूपीआई की निरंतर सफलता पर प्रकाश डालती है और उम्मीद करती है कि यह भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखेगा। कंटेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मच इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन एसबीआई इंडियन
बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। आरबीआई ने एसबीआई, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो वो है 1.30 करोड़ रुपए। द आरबीआई हैज imposed monetary penalties on 3 banks with SBI, Indian Bank, Punjab and Sindh Bank in the exercise of power vested in RBI conferred under the provision of Section 47A. Read with the Sections 46 and 51 of the Banking Regulation Act 1949. The RBI imposed a monetary penalty of rupees 1.30 crore on the State Bank of India for non-compliance with the certain directions issued by the RBI on loans and advances, statutory and other restrictions and guidelines on management of intra-group transaction and exposures. ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि आरबीआई ने धारा 47A के प्रावधानों के तहत प्रदत्त आरबीआई की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 बैंकों जिनमें एसबीआई है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 और 51 के साथ ये सब कुछ इसमें पढ़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Poonawalla FinCorp gets the go-ahead from the RBI for co-branded credit card with IndusInd Bank. How many months credit card will be launched? तो पूनावाला FinCorp को IndusInd Bank के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आरबीआई से हरी झंडी मिल गई है। कितने महीनों में लॉन्च होगा ये क्रेडिट कार्ड? तो ये 3 महीनों में लॉन्च होगा। 3 months is the right answer. Poonawalla FinCorp Limited, formerly known as a Magma FinCorp, a Cyrus Poonawalla Group promoted by the NBFC, has received the RBI approval to issue co-branded credit cards with IndusInd Bank. ठीक है, the company envisages to launch this credit card within 3 months. This partnership will enable Poonawalla FinCorp to users in a new age of flexible and versatile retail credit. तो बोला गया है कि साइरस पूनावाला द्वारा जो ग्रुप है द्वारा प्रवर्तित एनबीएफसी पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड को इंडसइंड बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने इस क्रेडिट कार्ड को 3 महीने के भीतर लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये साझेदारी पूनावाला फिनकॉर्प को लचीले और बहुमुखी खुदरा क्रेडिट के नए युग की शुरुआत करने में सक्षम बनाएगी। Next question. REC to co-finance rupees 55k crore infrastructure projects with PNB in MOU over a period of 3 years. The company plans to extend its green loan portfolio up to rupees 30 TR, ये क्या है यहाँ पर ट्रिलियन by which year? REC रुपये का सह वित्त पोषण करेगा पीएनबी के साथ 3 साल की अवधि में 55,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समझौता ज्ञापन। कंपनी किस वर्ष तक अपने हरित ऋण पोर्टफोलियो को 3 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ाने की योजना बना रही है? तो वो है 2030 तक। 2030 इज द राइट आंसर। ठीक है, REC लिमिटेड has a signed MOU with PNB to joint explore the possibility of funding projects in the power sector and infrastructure and logistics sector under a consortium arrangement. REC and PNB will associate with each other to co-finance loans amounting to rupees 55,000 crore over the next 3 years. Executive Director Infra and Logistics, REC Sri TSC Bose and CGM Corporate Credit Division PNB Sri Rajiv signed the MOU in Gurugram, Haryana. As part of its commitment to sustainability, the company also plans to expand its loan portfolio for green projects to rupees 3 trillion by 2030. बोला गया है कि आरईसी लिमिटेड ने एक कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में संयुक्त रूप से वित्त पोषण परियोजना की संभावना तलाशने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिम कंटेंट हिंदी में आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IREDA is signing a MOU with the Bank of Maharashtra to finance renewable energy projects. IREDA will be able to offer stable interest rates for loans
ओवर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। क्या बोला गया है? IREDA, ठीक है। IREDA क्या होता है? IREDA का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या होता है फुल फॉर्म? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ IREDA यानी कि इरेडा। इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है। इरेडा कितने वर्षों तक लोन के लिए स्थिर ब्याज दरों की पेशकश करने में सक्षम होगा? तो वो है 3 to 4, ठीक है। MOU बिटवीन इरेडा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूड्स सेवरल की सर्विसेज टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग को-लैंडिंग एंड को-ऑरिजिनेशन असिस्टेंस। तो इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कई प्रमुख सेवाएं शामिल हैं, जिनमें शामिल है सह उधार और सह उत्पत्ति सहायता, लोन सिंडिकेशंस एंड अंडरराइटिंग फैसिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, स्टेबल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स फॉर इरेडा बोरोइंग्स ओवर 3 to 4 years। सेम कंटेंट इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सिडबी पार्टनर्स विद DLAI टू फैसिलिटेट फिनटेक बेस्ड स्मॉल लोन डिस्ट्रीब्यूशंस, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ DLAI? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। DLAI है क्या? तो डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द DLAI। फिनटेक आधारित लघु ऋण वितरण की सुविधा के लिए सिडबी ने DLAI के साथ साझेदारी की है। DLAI का नवीनतम संस्करण क्या है? तो वो है COC। क्या है इसका नवीनतम संस्करण यानी कि इसका जो न्यू या लेटेस्ट वर्जन है वो है COC। COC का फुल फॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। The DLAI and SIDBI has signed an agreement to collaborate to boost digital adoption in lending and developed policies to protect consumer interest. The MOU for collaboration between SIDBI and DLAI was formalized at an event organized by DLAI in Goa. SIDBI intends to explore the distributions of its credit products and micro enterprises through fintechs that are members of DLAI। तो DLAI और सिडबी ने लोन देने के लिए, डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नीतियां विकसित करने के लिए सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी और DLAI के बीच के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को गोवा में DLAI के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप दिया गया है। सिडबी का इरादा फिनटेक के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को अपने क्रेडिट उत्पादों के वितरण का पता लगाने का है जो DLAI के मेंबर हैं, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट या अदर कंटेंट है इसको आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How much percent did Afghanistan gain in September quarter compared to the rest of the world? सितंबर तिमाही में अफगानिस्तान को दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कितने प्रतिशत का फायदा हुआ है? वो है 9%, ठीक है। अफगानिस्तान करेंसी हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट इन द सितंबर क्वार्टर, rallying 9% during the 3 months period and 14% so far this year aimed foreign aid flows and the US releasing funds to the war-torn country, ठीक है। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है सितंबर तिमाही में दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में उभरी है। स्ट्रेंज बट रियलिटी। विदेशी सहायता प्रवाह और अमेरिका द्वारा युद्धग्रस्त देश को धन जारी करने के बीच 3 महीने की अवधि के दौरान 9% और इस साल अब तक का 14% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। द मोस्टली agrarian economy of now Taliban ruled Afghanistan had tanked almost 30% and its currency had dropped to 124.2 against the US dollar on August 16, 2021। ठीक है। अब तालिबान शासित अफगानिस्तान की ज्यादातर कृषि अर्थव्यवस्था लगभग 30% गिर गई थी और 16 अगस्त 2021 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी मुद्रा गिरकर 124.2 पर आ गई थी। किसकी? अफगानिस्तान की। सबको पता है अफगानिस्तान में किसका कब्जा हो गया था? तालिबान का, ठीक है।
नेक्स्ट है कि 14 अगस्त को जो यहाँ की करेंसी की कीमत ग्रीनबैक के मुकाबले 18.96 थी। और विश्लेषक नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि ब्रोकरेज अफगान मुद्रा को ट्रैक नहीं करता, क्योंकि वर्तमान अफगानिस्तान शासन ने डेटा साझा करना बंद कर दिया है क्योंकि वहां पे शासन तालिबान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई रेवोकेट्स द लाइसेंस ऑफ कपोल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इट। तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है कपोल कोऑपरेटिव बैंक का। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, आरबीआई हैज कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ कपोल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई ओवर इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, आरबीआई ने इसकी अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण द कपोल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया है। द continuance of the bank is prejudicial to the interest of its depositor. The bank, with its present financial position, would be unable to pay its present depositors in full, and public interest would be adversely affected if the bank is allowed to carry on its banking business any further. ठीक है, बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल है। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा, और यदि बैंक को अपनी बैंकिंग जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कंटेंट आपको दिया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, India's household saving reached the lowest level in 5 decades in financial year 2023. How much does household saving contribute to GDP? तो वित्त वर्ष 2023 में भारत की घरेलू बचत 5 दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। घरेलू बचत का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, यानी कि जीडीपी में कितना योगदान है, वो है 5.1%। आरबीआई इंडिकेट्स दैट household saving in India have reached their lowest levels in decades. ठीक है, in financial year 2023, household saving account for 5.1%. Household saving account for 5.1% of the GDP. ठीक है, this is a significant drop from the 7.2% recorded in financial year 2022. The annual financial liabilities of household increased to 5.8% of GDP in financial year 2023 compared to 3.8% in financial year 2022. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। TrueCap is teaming up with HDFC Bank to offer co-financing to underserved MSME borrowers. What's the percentage of compound annual growth rate? बोला गया है कि TrueCap वंचित एमएसएमई उधारकर्ताओं को सह वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर काम कर रहा है, और कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट वृद्धि दर का प्रतिशत क्या है, तो वो है 11.5%। TrueCap Finance Limited, a non-banking finance company specializing in gold and business loan, and HDFC Bank have entered into a co-lending partnership. True will utilize its lending as a service model as part of this partnership to deliver quality credit solution to underserved borrowers. The partnership aims to provide MSME business loans and gold loans to borrowers with a particular focus on those located in non-urban of rural areas. यानी कि सोने और व्यवसायिक ऋण में विशेषज्ञता वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी TrueCap फाइनेंस लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है, और टीआरयू वंचित उधारकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण क्रेडिट समाधान प्रदान करने के लिए इस साझेदारी के हिस्से के रूप में अपने लैंडिंग ए सर्विस मॉडल का उपयोग करेगा। साझेदारी का उद्देश्य गैर शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उधारकर्ताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ उधारकर्ताओं को एमएसएमई व्यवसाय ऋण और गोल्ड लोन प्रदान करना है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ है हमारा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 कंप्लीट है, और 2 और 3 रिमेनिंग है। जल्दी मैं लेके आऊंगी, कंप्लीट करूंगी आपका अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।